मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दांव पर लग जाता है। इसका असर तो उस उनींदी मां पर भी होता है जो सुबह 4 बजे गर्म दूध और भीगे हुए बादाम अपने बच्चे को खिलाती है। उसका असर उस पिता पर भी होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर कर उस बच्चे की फीस भरता है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है और इसीलिए मैं यहां कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया। Speaker sir, a law is a living instrument. It needs to evolve with the challenges that it faces. And in a democracy as complex as ours, in a democracy as large as ours, an examination is definitely the truest, most meritocratic ritual. Because this is one ritual where under the same clock, the son of a laborer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions and get judged by the same yardstick. When such a ritual, such an examination is compromised, what gets diluted is a very holy covenant. A covenant that binds the most striving children of India. A quiet promise that in India, effort and merit alone shall prevail. अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने लगती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर कर देगा। और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता ही ये संशोधन। क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं। हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया,
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है। And therefore, Speaker, sir, this amendment protects merit, it preserves fairness and safeguards the dreams of India's youth. It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker, sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, आईआईटीज अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं। IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं। फंक्शनिंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और हाँ, एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एसटी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर कर यह सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है। CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया, और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब
अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ। तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर यह इल्जाम लगाए that I am talking about whataboutery, this is not about whataboutery, but I am calling out the opposition on its selective outrage. मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? यही बात नहीं है अध्यक्ष जी, एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था
कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनटीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है। फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है। और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से, इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।